नमस्कार मित्रों। प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, ये किताब लिखी गई है केसी श्रीवास्तव के द्वारा। प्राचीन भारत की जितनी भी पुस्तकें आती हैं उनमें अगर सबसे अच्छी किताबों की बात करें तो उनमें से एक है केसी श्रीवास्तव जी की किताब प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति। इस किताब के बारे में जो चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे वो है कि इसका प्राइस क्या है, इसके पेजों की क्वालिटी क्या है, प्रिंट क्वालिटी क्या है, उसके अलावा कितने पेज हैं, कितनी मोटी किताब है ये, और किन परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी है। उसके अलावा इसके चैप्टर देखेंगे, कौन कौन से इसमें चैप्टर शामिल किए गए हैं, मैप किस प्रकार के हैं इसमें, और अंत में किसी एक चैप्टर की हम इसमें समीक्षा करेंगे कि किस प्रकार से इसमें जो चैप्टर है उनका प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब के अगर दाम की बात करूं तो इसका प्राइस लगभग 450 है, और ये आसानी से अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं चाहे ऑफलाइन, आप मान के चलिए लगभग 450 में ये मिल जाएगी। हालांकि मैं इस पुस्तक को 250 में लेकर के आया था जब मैं ये लेकर के आया था, और ये मैं एक दिल्ली में संडे मार्केट लगता है आपका दिल्ली गेट के पास, जहाँ पर सस्ती किताबें मिलती हैं, तो मैं वहाँ से ये लेकर के आया था। और उस मार्केट के बारे में मैंने एक वीडियो में बताया भी हुआ है। अगर कोई दिल्ली में रहता है तो संडे संडे वहाँ पर जा कर के और इस प्रकार की पुस्तकें वहाँ से ले सकता है। उसके अलावा हम देखते हैं कि इसकी पेज की क्वालिटी कैसी है। तो इसमें आप देखेंगे कि पेज की क्वालिटी जो है इसकी वो लगभग सामान्य सी है, यानी बहुत अच्छी क्वालिटी तो नहीं कहेंगे। और उसका एक कारण भी है। कारण ये है कि एक तो ये किताब इतनी ज़्यादा महंगी नहीं है, और इसमें जो पेजेस हैं वो पेज हम देखते हैं कितने हैं इसमें। तो वो आप देखेंगे कि ये पेज, ये देखिए 800 से भी ऊपर, 900 से भी ऊपर, और ये अंतिम जो पेज है आपका वो है 958, यानी लगभग 1000 पेज की ये पुस्तक है। और इसका दाम केवल है 450 रुपये, जिस कारण क्या है कि इसकी पेज की क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं है। मतलब ठीक है, काम चलाऊ है, लेकिन इतनी बढ़िया नहीं है। और अगर इसके प्रिंट की बात करें तो प्रिंट इसके लगभग सामान्य से हैं। हालांकि पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप देख सकते हैं, आपको पढ़ने में इसको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि क्वालिटी की अगर बात करें, अन्य पुस्तकों से अगर आप तुलना करेंगे तो इसके जो प्रिंट की क्वालिटी है, पेज की क्वालिटी है, उतनी ठीक नहीं है, लेकिन उससे आपको इतना फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी किताब है। उसके बाद पेज तो मैंने आपको बता ही दिया कि लगभग 1000 इसमें पेज हैं, 1000। और ये पुस्तक किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, तो यह पुस्तक अगर आप पीजीटी का एग्ज़ाम देते हैं या असिस्टेंट लेक्चरार का एग्ज़ाम देते हैं, कॉलेज लेक्चरार का देते हैं, नेट का एग्ज़ाम देते हैं, तो मान के चलिए कि ये उन पुस्तकों के लिए सबसे उपयोगी पुस्तक है। इन परीक्षाओं के लिए सबसे उपयोगी पुस्तक है ये। तो अब हम इसमें देखते हैं एक बार कि इसमें जो चैप्टर हैं और जो मैप है वो किस प्रकार के दिए हुए हैं। तो एक बार हम इसका कंटेंट देखते हैं क्या है। तो ये देखिए, ये विषय प्रवेश से आपका शुरू होता है। आपको इतिहास जानने के साधन, भौगोलिक पृष्ठभूमि, भारतीय संस्कृति, भारतीय कला के स्रोत, पुरातत्व, ये है इसका विषय प्रवेश में। उसके बाद आपका पाषाण काल, धातु काल यानी आद्य इतिहास काल आ जाता है, उसमें कांस्य काल है, हड़प्पा एवं सिंधु घाटी की सभ्यता है। उसके आगे आप देखते हैं कि ये प्राग ऐतिहासिक संस्कृतियाँ, लोह युगीन। उसके अलावा फिर आगे है ऋग्वेद, पूर्व ऋग्वेद। तो ये इस प्रकार के चैप्टर इसमें आ जाते हैं। फिर है आपका जो आप देख सकते हैं 16 महाजनपद है। फिर उसी प्रकार से मगध साम्राज्य है, मौर्य साम्राज्य है, शुंग वंश, सातवाहन, तो इस पर शक, कुषाण, गुप्त आ जाता है। उसके बाद 27 नंबर इसका चैप्टर है। और गुप्त के बाद आपका हर्षवर्धन, वाकाटक राजवंश,
जो कि आप कह सकते हैं कि दक्कन की तरफ था। तो वाकाटक राजवंश है, गुप्त राजवंश, हर्षकालीन संस्कृति, हर्ष का समय आ जाता है। उसके बाद आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट शुरू होता है, वो है राजपूत राजवंश, और उससे संबंधित आप देख सकते हैं गुर्जर प्रतिहार, शाक भरी के चाहमान वंश, मालवा का परमार राजवंश, ये है। उसके बाद है आपका जो दक्षिण है, दक्षिण भारत में दक्कन या दक्षिणापथ, इसके जो राजवंश रहे हैं, यानी वातापी का चालुक्य वंश, फिर उसके बाद कल्याणी का चालुक्य वंश आ जाता है जिसको पश्चिमी चालुक्य वंश बोलते हैं, और उसके बाद है वेंगी के पूर्वी चालुक्य वंश। फिर आपका चैप्टर है इसी में राष्ट्रकूट राजवंश, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इधर कर दूं, राष्ट्रकूट राजवंश आ जाता है आपका। फिर आपका दक्षिण में ही, दक्षिणापथ के अलावा सुदूर दक्षिण, जिसको द्रविड़ प्रदेश या तमिल प्रदेश बोला जाता है, वहाँ के जो राजवंश है आप देख सकते हैं, चोल, चेर, पांड्य, उसके अलावा पल्लव राजवंश। ये जो चैप्टर मैंने आपको बताया, यानी कि ये दक्षिण के ये जो राजवंश है, उसके अलावा आपके ये जो राजपूत राजवंश है, अगर आप आरपीएससी का सिलेबस देखेंगे तो उसके अंदर जो उसको 3 भागों में जैसे डिवाइड किया गया उसके स्तर को लेकर के, यानी 12वीं कक्षा तक का स्तर है, ग्रेजुएशन तक का स्तर है, उसके बाद आपका एमए तक का स्तर है। तो एमए जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का जो स्तर है, उसमें आपको ये चैप्टर शामिल किए गए हैं, ये वाले चैप्टर जो है ये इसमें शामिल किए गए हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफ़ी अच्छे से इसको दिया भी गया है इसमें। फिर आप देख सकते हैं कि प्राचीन भारतीय शिक्षा तथा साहित्य आ जाता है, भक्ति आंदोलन है, धर्म और दर्शन है, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद सूफी आंदोलन भी दे रखा है, और उसके बाद ये देखिए, ये चैप्टर भी आपके सिलेबस में, भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार, तो यह चैप्टर है। इसके बाद अंत में आपकी मानचित्र सूची दी गई है, कुल मिलाकर के 15 इसमें मानचित्र हैं। किस प्रकार के मानचित्र है, उनकी क्वालिटी क्या है, वो भी मैं आपको दिखलाता हूँ। जैसे आपको पहले ही दिखलाता हूँ, 119 नंबर पेज पे है, तो एक बार निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये है इसका मानचित्र। इसके मानचित्र जो दिए गए हैं पूरे एक पेज पे दिए गए हैं, और हालांकि ब्लैक एंड वाइट है और ऐसा लगता है जैसे हाथ से बनाए गए मानचित्र हैं, लेकिन इससे आपको स्पष्ट हो जाता है कौन सा राजवंश या कौन सा स्थान किस जगह पर था। तो समझने के लिए, जब आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस समय समझने के लिए उस चैप्टर को, तो ये काफ़ी मददगार है, काफ़ी हेल्प करेंगे। तो ये है आपका ये पुस्तक, और इसमें मैं आपको कोई एक चैप्टर दिखा देता हूँ। जैसे यही मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे दक्षिण भारत के ये जो चैप्टर थे, ये किस प्रकार से इसमें दिए गए हैं, तो वो आपको इसमें दिखला देते हैं। अच्छा, एक बात आप ध्यान दीजिए, दक्षिण भारत में सुदूर दक्षिण और द्रविड़ देश, उसके अलावा दक्षिणापथ पे पिछले एग्जाम में प्रश्न भी आया था कि दक्षिणापथ जो है वो कहाँ से लेकर के कहाँ तक के स्थान को बोला जाता है, तो इस पे ये प्रश्न भी आया था। तो देखिए, इसमें अलग से दिया हुआ है, आपने देखा होगा कि जो 2 नदियां हैं, कृष्णा नदी है, उसके अलावा तुंगभद्रा जो नदी है, उन दोनों का जहाँ पर संगम होता है, जिसे कि रायचूर दोआब भी बोला जाता है, तो वहाँ से आप ये लगाइए कि दक्षिण तरफ का जो हिस्सा है वो आपका कहलाता है सुदूर दक्षिण द्रविड़ देश, और उससे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो कहलाता है आपका दक्षिणापथ। ये समझने के लिए, तो इसमें अलग से इन दोनों जगहों के राजवंशों का अलग अलग चैप्टर में दिया हुआ है। तो एक बार देखते हैं, जैसे ये चैप्टर देख लेते हैं आपका दक्षिण भारत, दक्कन तथा दक्षिणापथ। तो इस पेज निकाल लेता हूँ मैं। ये देखिए, दक्षिण भारत भूमि तथा इतिहास। अब ये मैंने पढ़ा भी था इस चैप्टर को, तो इसमें समझाया गया, आप देख सकते हैं कि जो दक्षिण भारत है
उसकी भौगोलिक जो स्थिति है, कौन सी जगह कहाँ पर है, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, वो आगे पढ़ेंगे चैप्टर तो आपको खुद से ही पता चलता चला जाएगा। इस तरीके से है वो। यहाँ देख सकते हैं आपका दक्षिणापथ दिया हुआ है अलग से और सुदूर दक्षिण, तो वो क्या एरिया है, वहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वो कौन सी नदियाँ हैं, कौन से दर्रे हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। उसके अलावा इतिहास के जो स्रोत हैं वो है साहित्यिक स्रोत दिया हुआ है। उसके अलावा विदेशी लेखकों और यात्रियों के विवरण और पुरातत्व। ये देखिए दक्षिण भारत प्राग इतिहास तथा इतिहास का प्रारंभ, ये केवल 3-4 पेज का ही है और ये इम्पोर्टेंट आपका चैप्टर शुरू हो जाता है। दक्षिण भारत में दक्कन अथवा दक्षिणापथ, इसमें जो राजवंश रहे वो दे रखा है, जो चालुक्य वंश है, जो यानी पुराना वाला था, बादामी या वातापी जिसे बोलते हैं, वो वाला राजवंश। फिर इसके स्थान पे आपको पता ही है किसके स्थान पर फिर आपका दूसरा राजवंश आ गया था, फिर उसके बाद से दोबारा से वही राजवंश यानी कि आपका वापस आ जाता है। ये पूरा डिटेल से दिया गया है इसके अंदर। अंत में वंशावली दे दी गई है, पहले राजा से लेकर के अंतिम राजा तक का। उसके अलावा एहोले का हिंदी भाषांतर दिया गया है। फिर ये देखिए वापस कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य आ जाते हैं, फिर वो जो पूर्वी चालुक्य हैं वो आ जाते हैं, तो उनके बारे में ये इस प्रकार से डिटेल से चीजें दी हुई हैं। ये वेंगी के पूर्वी जो चालुक्य है जिसे बोला जाता है, जो आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, वो जो क्षेत्र पड़ता है वहां पर इनका स्थान था। ये देखिए उसके अलावा फिर चालुक्य कालीन जो संस्कृति रही है, प्रशासन, साहित्य, धर्म, ये सारी चीजें देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि डिटेल से ये चैप्टर दिए गए हैं और इसकी खासियत ये है कि जब आप इसको पढ़ते हैं तो ये आपको समझ में भी आता चला जाता है और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इसमें फैक्ट भी दिए गए हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनमें लगभग यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो ये है आपकी पुस्तक, यूनाइटेड बुक डिपो से ये छपती है, प्राचीन भारत का इतिहास तथा संस्कृति, केसी श्रीवास्तव जी के द्वारा लिखी हुई। और आप देख सकते हैं काफ़ी ये मोटी किताब है, इसको पढ़ने के लिए ठीक ठाक समय चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि कुछ जो चैप्टर हैं जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं प्राचीन भारत के इतिहास में, वो चैप्टर आपको ज़रूर इसमें से पढ़ लेने चाहिए। सभी नहीं, लेकिन जो आपके ग्रेजुएशन लेवल के या फिर आपका जो MA लेवल का दिया है, कम से कम वो इसमें से पढ़ लेने चाहिए। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पिछली बार जो एग्ज़ाम हुआ 120 प्रश्न जो आते हैं इतिहास के, वर्ल्ड हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री मिला करके, उसमें से 40 प्रश्न अकेले आपके प्राचीन भारत से पूछे गए थे। तो इस वजह से प्राचीन भारत का जो इतिहास है, अगर आप बाकी पार्ट के लिए हो सकता है कि इतनी मोटी किताबें ना पढ़ पाए, लेकिन प्राचीन भारत के लिए ज़रूर इस प्रकार की किताब पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम होने में मेरे हिसाब से 3 से 4 महीने का कम से कम समय लगेगा। तो आप 1 महीने में आसानी से इसको पढ़ सकते हैं और ये जल्दी ही आपको समझ में भी आती चली जाएगी। धन्यवाद।